only record. Santosh, do it after 5 minutes. You speak. Do it after 5 minutes. Mr. Raghov Chaudhary, you speak. You are losing your time. TRAI का डेटा मैं बोल रहा हूँ, TRAI का डेटा बताता है कि भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए, ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन into 13 times is equal to 364 days। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। घोष जी, प्लीज। Lord Jagannath Temple in Digha is not merely a structure of brick and mortar. It is a beacon of a civilization, a culture and a philosophy of faith that Bengal has nurtured for centuries. Inaugurated less than a year ago, built in the majestic Kalinga architectural style, the temple has already drawn nearly 1 crore visitors from more than 150 countries. On Akshaya Tritiya, April 30, 2025, Bengal opened the gates of the Jagannath Temple. 213 feet of devotion rising from the shores of the Bay of Bengal, and the people responded. 1 crore devotees in just 8 months. Nearly 50,000 pilgrims every day, turning what was once a quiet seaside town into one of India's fastest rising spiritual destinations. Hotels are full, livelihoods are growing, the local economy is thriving. This is people's faith in motion. This is not propaganda. This is pure bhakti. It is not a temple built to divide, intimidate or score political points. Bengal says something very simple and very profound. We do not weaponize faith, we live it. Across our land, across Bengal stand the symbols of pluralism. The tomb of Mother Teresa, Nakhoda Masjid, Belur Math, ISKCON Temple, Azan and temple bells, Kirtan and Qawwali, Sufi, Jesuit, Buddhist, Sikh, all coexist in Bengal's spiritual vibrancy. Because Bengal is the land of Ramakrishna Paramahansa, who taught us Jata Math, Tata Path, many roads, one God. Bengal is the land of Chaitanya Mahaprabhu, whose message of humility teaches us, humbler than grass, more tolerant than a tree. Bengal is the land of Swami Vivekananda, who warned us that while superstition may be the great enemy of man, bigotry is far worse. Bengal is the land of Rabindranath Tagore, who reminded us the world is a united stream of life.
For centuries, our philosophy has echoed the ancient truth. Ekam sat vipraha bahuda vadanti. Truth is one, the wise call it many names. And that truth is lived in Bengal every day. The Jagannath temple in Digha welcomes every caste, every creed, every community, open, inclusive, without gatekeeping. Our Chief Minister's words capture perfectly 21st century modern secularism. Dharmo Jajjar, Utshab Shabar. Everybody has their personal religion, but we celebrate festivals together. The Jagannath tradition is a civilizational bridge between Bengal and Odisha. Countless pilgrims journey along the coast and show that there is spiritual sharing between Bengal and Odisha. This is Bengal's heartbeat, people-powered devotion. We do not build temples to frighten minorities. We do not build temples to manufacture enemies. We do not build temples to claim monopoly over faith. The Jagannath temple stands as proof that Bengal's spirituality is expansive, confident, fearless, welcoming the world while safeguarding its plural soul. Sir, I invite every member of this august house, including you, to please visit Lord Jagannath in Digha. Jai Jagannath, Joy Bangla. श्रीमान हर्ष महाजन जी. Honorable Chairman Sir, Himachal Pradesh is one of India's most important tourism destinations. In last year alone, Himachal welcomed nearly 1.8 crore domestic and 80,000 foreign visitors. This sector contributes greatly to the state's GDP, sustaining lakhs of livelihood. Himachal has ranked in India's most welcoming region in the last 3 years and is among the global 10 in the Booking.com Travelers Review Awards. Sir, Himachal's religious tourism potential is immense. Sacred shrines like Jwalaji, Chintpurni, Naina Devi and Chamunda attract lakhs alongside the spiritual Manimesh, Kinnar Kalash Yatras and Chamba's Lakshmi Narayan temples. Furthermore, Dharamsala, home to His Holiness the Dalai Lama and the ancient monasteries of Laul Spiti, make the state a global hub for Buddhist tourism. The state also offers world-class adventure tourism for paragliding from Birbiling to trekking in Spiti and Kinnaur and skiing in Solong Valley. I would like to thank the Honourable Prime Minister and the Government of India for strengthening tourism through initiatives such as Savdesh Darshan and Prashad, improving connectivity and promoting development. The Union Budget has also announced the development of trekking routes which will further benefit Himachal Pradesh. However, sir, we must address the weaknesses of the Himalayan ecosystem. Recent disasters, including cloudbursts and landslides, serve as a stark reminder that our growth must be balanced. Challenges such as unplanned construction, waste management, parking, traffic congestion in our hills require urgent scientific intervention to protect environment and the people.